सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाई सोनल। जैसा कि मैंने कल बोला था, डेली हम करेंगे एमसीक्यूज डिफरेंट चैप्टर्स के। कल चैप्टर 1 का हुआ था, तो आज ये है चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कुछ 10 important MCQs। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, थ्रू दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल गाइड्स द मैनेजर्स to exhibit exemplary behavior and advises that they should not fall into the temptation of misusing their powers for personal benefit at the cost of the general interest of the organization। अब यहाँ पे हेनरी फ्यूल मैनेजर्स को गाइड करते हैं कि कहीं पे भी अपने पावर का इस तरह से गलत यूज ना करो, मिसयूज ना करो कि उसका कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन को चुकाना पड़े। अब जनरल इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए टाइमली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव स्टेटमेंट। अब हम जब ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो इससे हमको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, ए रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, बी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, and option number C subordination of individual interest to the general interest। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C subordination of general interest subordination of individual interest to general interest की बातें हो रही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C subordination of individual interest to general interest। Moving towards our next question, the question says the application of this principle of management leads to higher production। इस principle का application apply करने से management को higher production होता है। ठीक है, management में higher production होता है and better work for the same effort, और same effort से better work मिलता है। Identify the related principle of general management। अब हमको related principle identify करना है। ऑप्शन ए डिसिप्लिन, बी इक्विटी, सी डिवीजन ऑफ वर्क, डी ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डिवीजन ऑफ वर्क का बात हुआ है। अगर हम वर्क को डिवाइड कर दे तो अच्छे से होगा, कम टाइम में होगा। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन है, दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एम्स टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। ये जो भी प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन में, वहाँ पे ये होता है कि प्रिंसिपल ही डिटरमाइन करता है अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स की बातें होती है जो कि एम्प्लॉयज़ को ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स मिलनी चाहिए। तो आओ देखो ऑप्शन क्या कहता है, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, नन ऑफ दीज। तो ये तीनों जो टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी है, तीनों में ही कहीं पे भी रेस्ट इंटरवल का बात नहीं होता है, वो होता है फैटीग स्टडी में बात। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। हाँ, अगर ऑप्शन में फैटीग स्टडी होता तो आंसर वो हो जाता, जबकि ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए आंसर हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। फोर्थ क्वेश्चन है, दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द असेंबली लाइन विच इज वाइडली यूज्ड इन ऑटोमोबाइल कंपनीज दीज डेज एज वेल। आइडेंटिफाई द टेक्निक। यहाँ पे जो भी साइंटिफिक मैनेजमेंट का बात हो रहा है वो डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन में हेल्प करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स में, ऑटोमोबाइल कंपनीज में इस मतलब आए दिन यूज हो रहा है। ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखो। ऑप्शन नंबर ए मोशन स्टडी, बी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सी मेथड स्टडी, डी टाइम स्टडी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी मेथड स्टडी की बात हो रही है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेथड स्टडी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वन सिंगल पर्सन विथ ऑल द नीडेड क्वालिटीज। कि इस बात को ध्यान रखते हुए कि एक सिंगल पर्सन, ऐसा पर्सन जिसमें सारे क्वालिटीज हो, ऐसा ढूंढना मुश्किल होता है। और
इसी टेक्निक के थ्रू टेलर ने एक टेक्निक सजेस्ट किया था, तो उस टेक्निक को हमको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, बी मेथड स्टडी, सी फंक्शनल फॉर्मैनशिप एंड डी मोशन स्टडी। तो यहाँ पे जो सी फंक्शनल फॉर्मैनशिप है वो टेक्निक हो जाएगा जिसके बारे में टेलर ने बात किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फंक्शनल फॉर्मैनशिप। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट द एम्प्लॉयज शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशंस व्हिच रिजल्ट्स इन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द कॉस्ट। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को उनके सजेशंस के लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए, दे शुड बी रिवॉर्डेड। तो हमको प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन A, science not the rule of thumb, B, cooperation not individualism, C, harmony not discord and D, all of the above। तो आंसर हो जाएगा B, cooperation not individualism। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, पवन इज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन CFL लिमिटेड। पवन एक प्रोडक्शन मैनेजर है किसी कंपनी में विच मैन्युफैक्चर्स CFL बल्ब्स। देयर इज नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। और इस कंपनी में कोई तू मैं कोई बहसबाजी नहीं होता है। द वर्किंग कंडीशंस आर वेरी गुड, द कंपनी इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट्स, कंपनी को भी ह्यूज प्रॉफिट्स हो रहा है। एज अ पॉलिसी द मैनेजमेंट शेयर्स द प्रॉफिट earned with the workers because they believe in the prosperity of the employees। और as a policy मैनेजमेंट जो है वो जो भी प्रॉफिट अर्न करती है मैनेजमेंट वो वर्कर्स को भी बांट देता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज के प्रॉस्पेरिटी में बिलीव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैराग्राफ। अब हमको जो भी इस पैराग्राफ में पैराग्राफ पढ़कर जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ रहा है कि वो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब किया गया है पैराग्राफ में, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो अब देखो मैनेजमेंट में सब मिलजुल कर रह रहे हैं, कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा है, शेयरिंग हो रहा है ना। तो यहाँ पे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड वाला प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हो जाएगा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नाउ बी, आइडेंटिफाई एनी टू वैल्यूज विच द कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट सोसाइटी। कोई दो वैल्यूज इन पैराग्राफ में से हमको ढूंढना है जो कंपनी सोसाइटी को कम्युनिकेट करना चाहती है या फिर जो सोसाइटी को इस कंपनी से सीखना चाहिए। तो वो दो वैल्यूज हैं, प्रॉस्पेरिटी की एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचो। ठीक है, और फिर सेकेंड हो जाएगा शेयरिंग, जो प्रॉफिट हो रहा है वो एम्प्लॉयज के बीच यहाँ पे बट रहा है, तो इससे एम्प्लॉयज को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो दो वैल्यूज है प्रॉस्पेरिटी एंड शेयरिंग। अब देखो ये तो MCQ क्वेश्चन नहीं था, केस स्टडी था, बट केस स्टडी BST में क्लास 12 बोर्ड्स में केस स्टडी मस्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम बीच में केस स्टडीज भी डालते रहेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि MCQ बोला तो MCQ ही रहेगा। देखो इस क्वेश्चन का भी आंसर एक एक वर्ड का था, एक एक लाइन का था। ठीक है, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हम काउंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि एक वर्ड में आप आंसर दो, 1 मार्क्स मिल गए, है ना। अब यही क्वेश्चन पूछेगा और दे दिया, अगर 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन पूछ दिया तो फिर क्या ही खराबी है ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी हम करते चले जाएंगे बीच बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, The principles of management are intended to be applied to all types and sizes of organizations। Principles of management ऐसे होने चाहिए कि उसको हम all types and all sizes of organizations में apply कर सके। This statement reflects that the principles of management are, और ये statement कौन से principle को reflect कर रहा है कि principle of management कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए general guidelines, B flexible, C universally applicable and D mainly behavioral। तो ये ऑप्शन है आंसर हो जाएगा कि देखो मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि ऑल टाइप्स एंड ऑल साइजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम उसको अप्लाई कर सके। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शंस में से यूनिवर्सली एप्लीकेबल जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सली एप्लीकेबल।
क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। तो टाइम स्टडी क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मेनली टाइम स्टडी का ऑब्जेक्टिव होता है कि किसी भी काम के लिए, किसी भी वर्क के लिए स्टैंडर्ड टाइम सेट करो, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या कहता है। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, चलो हमने डिटरमाइन कर लिया, ठीक है, तो ये भी उस ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। बी टू फॉर्मुलेट सुइटेबल इंसेंटिव एंड स्कीम्स, ठीक है, ये भी उसका पार्ट है। सी टू कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट, ये भी टाइम स्टडी का ही पार्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ लास्ट क्वेश्चन है द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस rate system was developed by Taylor in order to, और डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्यों डेवलप किया था टेलर ने, ठीक है, इस टेक्निक को डेवलप करने का मेन रीजन क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए है डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स। हाँ ठीक है, क्योंकि टेलर ने क्या बोला कि जो वर्कर एफिशिएंट है उसको अच्छा सैलरी रेट वेज मिलना चाहिए, ठीक है, और जो एफिशिएंट नहीं है उसको एफिशिएंट वर्कर के कंपैरिजन में कम मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है रिवॉर्ड द एफिशिएंट वर्कर, जो एफिशिएंट वर्कर है उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सी मोटिवेट द इनएफिशिएंट वर्कर्स टू परफॉर्म बेटर, और इससे क्या होगा कि अगर इनएफिशिएंट वर्कर देखेगा कि जो एफिशिएंट वर्कर है उसको रिवॉर्ड मिल रहा है, उससे ज़्यादा वेज रेट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी मोटिवेट होगा कि हमको भी अच्छे से काम करना ही चाहिए, ठीक है। तो इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो ये तीनों ही है, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इन तीन रीजन के चलते ही टेलर ने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम डेवलप किया था, तो इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसी के साथ चैप्टर 10 का 10 MCQs हमारा खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे विथ नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट 10 MCQs, ठीक है। ये सीरीज अभी चलते रहेगा जब तक आपका एग्जाम ना कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और फिर चलो फिर साथ बनाए रखना और साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। और हाँ, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट टू, ठीक है। अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हमको ये मोटिवेशन मिलता है यार, और फिलहाल तो मोटिवेशन की किसको नहीं ज़रूरत है, ठीक है। चलो फिर बाय एंड थैंक यू।